नमस्कार, गुड आफ्टरनून। व्यक्तिगत रूप से बीकानेर आने का सौभाग्य तो अभी तक नहीं मिल पाया, लेकिन तकनीक के इस नए आयाम से आपसे जुड़ने का मौका मिला है। मैं सौभाग्यशाली हूँ। अब मैं बीटीयू के समस्त प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। चारण साहब से मेरे संबंध जो हैं वो बहुत मधुर रहे हैं और उनका मेरे पर लगातार स्नेह बना रहा है। इसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं ये क्लियर कर दूं कि ये आज का जो विषय है ये कोई धार्मिक विषय नहीं है। इसको अगर आप धर्म नहीं तर्क की दृष्टि से देखेंगे तो बेहतर होगा। इट्स नॉट अ रिलीजियस डिस्कोर्स जिसमें हम कोई भगवान का गुणगान करने वाले हैं। सबसे पहले तो यही ठीक रहेगा कि मैं कंसेप्ट ऑफ गॉड, भगवान की अवधारणा को थोड़ा सा क्लियर कर दूं। हम में से कई हैं जिनको हम बिलीवर्स कहते हैं या आस्तिक कहते हैं, जो कि भगवान की अवधारणा में विश्वास रखते हैं। उनका ऐसा मानना है कि एक भगवान है जो इस सृष्टि का रचयिता है। उसी ने इस सृष्टि को बनाया, उसी ने इस सृष्टि का निर्माण किया, उसी ने इसके नियम बनाए, वही इसका कर्ता धर्ता और नियंता है, वही हमारा भाग्य विधाता भी है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। एक और खेमा है जो ये सोचता है कि भगवान नाम की कोई अवधारणा है ही नहीं, जो है वो प्रकृति है और प्रकृति अपने आप में परिपूर्ण है। प्रकृति ने ही प्रकृति का निर्माण किया है, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। सक्सेसिव मिलियंस ऑफ ईयर्स में धीमे 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 जीवों का निर्माण हुआ, विकास होता गया और आज जो रूप हम देखते हैं वो भी प्रकृति की ही देन। अगर आप ये सोचते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप भगवान में यकीन करते हैं तो इसे डिजाइन ऑफ गॉड कह दीजिए। अगर आप प्रकृति में यकीन करते हैं तो इसे डिजाइन ऑफ नेचर कह दीजिए। वन एंड द सेम। इन डिजाइन्स के बारे में बात करने का और इन डिजाइन्स के बारे में डिस्कशन करने का उद्देश्य केवल इतना सा है कि अगर हम नेचर को समझ सके तो शायद हम नेचर के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझ पाएंगे। अभी मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि वी हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल इन बीटीयू। व्यक्ति की अपने प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे बड़े तो परिवार के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके आगे बढ़े तो समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उससे भी आगे बढ़े तो प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी। तो मैं चाहता हूं कि आज के इस कार्यक्रम के बाद में हम शायद थोड़ा सोच पाए कि नेचर के लॉज क्या हैं, डिजाइन्स क्या हैं और इसमें हमारा रोल क्या है, हम इसमें कहाँ फिट होते हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो जो भी इवोल्यूशन का प्रोसेस चल रहा है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करें, उसको हम खत्म ना करें। मैं सबसे पहले इस पूरी का जो मूल वाक्य है वो दे दूं, नथिंग हैपेंस विदाउट अ रीजन। कारण के बिना कुछ नहीं होता, हर चीज में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, सबके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, सबके पीछे कोई ना कोई कारण है। प्रकृति में कुछ भी चीज व्यर्थ नहीं है। तो कुछ डिजाइन्स की अलग अलग कैटेगरीज में बात करना शुरू करते हैं। जो पहला कैटेगरी मैं ले रहा हूं, दैट इज डिजाइन फॉर सर्वाइवल। आई रिपीटेड, आई एम टॉकिंग अबाउट डिजाइन फॉर सर्वाइवल। प्राणी जीवन के लिए अगर ये पूछा जाए कि प्रकृति में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो आदमी कहेगा रोटी, कपड़ा और मकान। कपड़ा और मकान छोड़िए, क्योंकि ये तो इंसान ने बनाए हैं। अगर हम सर्व प्राणी की ओर से बात करें तो शायद हवा, पानी और भोजन। हर प्राणी की तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हवा, प्राणी और भोजन। और सृष्टि की रचना देखिए। सबसे पहले हवा की बात करते हैं। हवा के बिना एक क्षण नहीं रह सकते। हवा हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है। और हवा की उपलब्धता कैसी है? मैं जहां जाऊं, मैं जैसे जाऊं, मैं सोऊं, मैं लेटूं, कुछ भी करता हूं, मैं काम में लीन रहूं, हवा हमेशा मेरे इर्द गिर्द है। एक ऐसा वायुमंडल रचा गया जिसमें अनंत मात्रा हवा की है। मैं कहीं भी जाऊं, मुझे हवा के लिए कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं, मुझे हवा के लिए कोई प्रयास की जरूरत नहीं। ये वो रिसोर्स है जो मेरे लिए 24/7 हर सेकंड अवेलेबल है। जो चीज मेरे लिए सबसे बेशकीमती है वो मेरे लिए पूरी तरह से निःशुल्क, पूरी तरह से श्रम रहित है। जल की बात करते हैं। जल के बिना मैं शायद 5-6 घंटे रह सकता हूं। ठीक बात है। तो इतना जल बनाया गया, जल के इतने संसाधन बनाए गए और उसमें थोड़ा सा परिश्रम जोड़ा गया, थोड़ा सा पुरुषार्थ जोड़ा गया। अगर आपको जल की आवश्यकता है, घंटा 2 घंटा कहीं चल के जाइए, आपके रास्ते में कहीं ना कहीं तालाब आएगा, कुआं आएगा, नदी आएगी, झरना आएगा, आपको जल उपलब्ध हो जाएगा। ये इंसानों के लिए नहीं, सभी प्राणियों पर लागू होता है। तो जल की भी इतनी प्रचुर मात्रा बनाई गई, पर लेकिन थोड़ा सा परिश्रम जोड़ा गया।
अगली कैटेगरी भोजन। भोजन के बिना शायद मैं 2 दिन भी रह सकता हूं, 3 दिन भी रह सकता हूं। इसमें पुरुषार्थ की मात्रा बढ़ा दी गई। भगवान ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, भोजन तो तुमको खुद को कमाना होगा, इसके लिए पुरुषार्थ करना होगा। और उसके लिए आप शेर हैं तो आप शिकार कीजिए, आप मनुष्य हैं खेती कीजिए, जो भी हैं आपको उसके अनुरूप परिश्रम करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा और आपका जीवन यापन करना होगा। कितनी महत्वपूर्ण व्यवस्था है। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो फ्री है, जो थोड़ा महत्वपूर्ण है उसके लिए थोड़ा परिश्रम है, और जो कम महत्वपूर्ण है उसके लिए ज्यादा परिश्रम है। इसे हम इन्वर्टेड पिरामिड डिजाइन कहें वो। क्या भगवान को इंसानों जैसी समझ नहीं? अगर इंसान ने ये दुनिया बनाई होती तो सबसे महत्वपूर्ण चीज की ज्यादा कीमत वसूलता। अगर मेरे पास ऑक्सीजन फैक्ट्री होती, ऑक्सीजन मेरे कंट्रोल में होती और मुझे पता होता कि इंसानों को इसकी कितनी जरूरत है, तो न जाने मैं तो कितनी कीमत वसूलता। पर वो भगवान है, व्यापारी नहीं, और इसीलिए उसकी डिजाइन उसी की तरह से। इसके ऊपर अभी एक किस्सा सोशल मीडिया पे काफी आया था कि जर्मनी में कोई बुजुर्ग हैं जो कोरोना से रिकवर किए, उनको 2 दिन वेंटिलेटर पे रखना पड़ा और उनको 2 दिन ऑक्सीजन की सप्लाई दी गई, जिसका बिल कुछ 2-3 लाख रुपए आया। तो उन्होंने बाहर आने के बाद जब बिल थमाया गया तो उनकी आंखों में आंसू थे। लोगों ने सोचा ज्यादा बिल आ गया इसलिए आंसू है। उन्होंने कहा नहीं, आंसू इसलिए है कि आज मैं जान पाया हूं कि ईश्वर ने जो दिया है वायु, उसकी कीमत क्या है। मैं करोड़ों की वायु इस्तेमाल करता रहा और मुझे पता भी नहीं। डिजाइन यहां खत्म नहीं होती है, डिजाइन इसके आगे चलती है, क्योंकि एयर, वाटर, फूड ये सब कंज्यूमेबल है। अगर ये कंज्यूमेबल हैं, ये दूषित होते हैं, इनका लोप होता है, तो इसका फिर वापस से नया स्रोत भी होना चाहिए। तो इन सारे स्रोतों को रिन्यूएबल बनाया गया। हम तो आज बात करते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज की, लेकिन एयर, वाटर एंड फूड, ऑल 3 आर रिन्यूएबल। हवा, एक फोटोसिंथेसिस नाम की रचना की गई, और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से दिन भर की जितनी भी दूषित हवा है, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, जरूरत से ज्यादा बनी है, जरूरत से कम बनी है, अगले दिन उसका शोधन करके वापस ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जाता है। केवल 24 घंटे में पूरी दुनिया की हवा रिसाइकिल होकर के वापस नई हवा बन जाती है। कितना अद्भुत है। ठीक इसी तरह जल के लिए भी एक साइकिल बनाया गया, उसके शुद्धिकरण के लिए कि उसको वाष्प के रूप में उठाया जाएगा, बादल बनाए जाएंगे, उसको वापस बरसाया जाएगा, ताकि स्रोत वैसे के वैसे भरे रहें। भोजन में भी आप जानते हैं, जितने भी भोज्य पदार्थ है, जितनी भी वनस्पति है, वो अपने आप को रिन्यू करती रहती है। तो हम कितने अद्भुत संरचना में, कितनी अद्भुत प्रकृति में रह रहे हैं, जहां हमारी आवश्यकता की चीजें वैसे ही सुलभ हैं, और उसके बाद में इनको रिन्यू भी किया जाता है और एक निरंतरता लगातार बनाई जाती है। बहुत शानदार व्यवस्था है, पर कोई एक है जो इस शानदार व्यवस्था को तोड़ना चाहता है, लगातार इस शानदार व्यवस्था को तोड़ने में लगा है। कौन है वो बुद्धिमान? कौन है वो बुद्धिमान? लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो है नादान, और शायद आप जानते हैं वो है इंसान। हम शायद इन चीजों की वैल्यू नहीं कर पा रहे। जो मुफ्त में मिलता है उसकी कद्र नहीं होती, और शायद हम उसी परिपाटी पे चल रहे हैं। वायु हो, जल हो, भोजन हो, हम तीनों कैटेगरीज में प्रकृति को चुनौतियां देने में लगे हुए हैं। प्रकृति रेजिलियंस दिखा रही है, प्रकृति अपनी क्षमता दिखा रही है, और अभी तक अपने दायित्व को निर्वाह कर रही है। लेकिन ये कब तक चल पाएगा, ये एक सोचने का विषय है। किसी दिन प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाएगी, किसी दिन प्रकृति अपने को ठीक करने की कोशिश करेगी, जिम्मा उठाएगी, और तब हम क्या चीज फेस करेंगे ये आप सोच सकते हैं। तो इस डिजाइन से शायद यही अनुरोध है कि आप इसको डिजाइन को समझें और नेचर को उसी के रूप में बनाए रखने में योगदान दें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिजाइन, इट इज डिजाइन फॉर इवोल्यूशन। प्रकृति में जहां एक और निरंतरता है, वहीं पर एक जीवन की शुरुआत शून्य से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। कोई भी प्राणी का जीवन शून्य से शुरू होकर के और अनंत तक जाता है। चलिए इस शून्य से अनंत तक की यात्रा को थोड़ा सा देखते हैं। एक पौधे को ही देखते हैं, आम का पौधा। आम के पौधे को मैंने एक गुठली जमीन में लगाई, कुछ दिनों बाद वो एक पौधा बना। उस पौधे को मैंने पानी दिया, उस पौधे को मैंने खाद दी, उस पौधे को मैंने पोषण दिया। धीमे धीमे वो पौधा बढ़ने लगा। मैं निरंतर उसको पोषण देता रहा, पौधा बढ़ता रहा। बढ़ते 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 साल 2 साल में उसने एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अब शायद एक ऐसी स्थिति आ गई
कि उसको न मेरे जल की जरूरत थी, न मेरे खाद की जरूरत थी। अब वो अपने आप में सक्षम था, अब वो अपने आप में आत्मनिर्भर था। ये प्रक्रिया चलती रही और अब मैं अपने दायित्व से मुक्त हो गया। अब वो वृक्ष फिर और बढ़ता रहा। अब मेरा कोई दायित्व नहीं था, बल्कि अब मेरी अपेक्षाएं शुरू हो गई। अब मैं ये चाहने लगा कि उस पर कहीं फल लगे, उस पर कहीं फूल आए, उस पर कहीं फल आए जो कि मैं प्राप्त कर सकूं। और वाकई ऐसा ही हुआ। कई वर्षों तक वो वृक्ष मुझे फल देता रहा, लगातार फल आते रहे। और जब वापस अनंत में विलीन होने का समय आया, जब अंत समय आया, तो वृक्ष जाते जाते मुझे अपनी बेशकीमती लकड़ी दे गए। ये थी वृक्ष की अनंत से लेकर शून्य तक की यात्रा। मानव का जीवन भी शायद इसी लाइंस पर या इसी एनालॉजी पर आधारित होना चाहिए। अगर मानव के जीवन की बात करें तो शायद हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छी व्यवस्था दी गई है जो इसी प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन को दर्शाती है। हमारे यहाँ 4 आश्रम बनाए गए हैं, बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्याश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जो है 25 साल तक, या ये कहें आपके शैशव, बाल्यकाल और यौवन तक, आपको किसी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका कोई दायित्व नहीं। ये वही आम का पौधा है जिसको पानी भी दिया जाता है और खाद भी दी जाती है। आपको शिक्षा भी दी जाएगी, आपको संस्कार भी दिया जाएगा, आपको पोषण भी दिया जाएगा। कौन देगा? आपका परिवार, आपके माता पिता, ये समाज, ये सब आपके लिए काम करेंगे। आपको किसी के लिए काम नहीं करना। आप सही मायनों में स्वार्थी जीवन बिताते हैं और इसमें कुछ गलत नहीं। आपका ध्यान केवल और केवल अपने ऊपर है। आपका केवल एक दायित्व है, स्वयं का विकास करना। शुरू के 25 साल आपका कोई सामाजिक पारिवारिक दायित्व नहीं, केवल आपको यह निभाना है कि मैं अपने आप को कैसे विकसित कर दूं, जैसे कि आम के पेड़ ने अपने आप को वृक्ष में विकसित कर लिया था। अगले चरण में आपसे अपेक्षाएं बढ़ने लगेंगी। अब आपको परिवार का दायित्व वहन करना होगा, आपका दायरा बढ़ेगा। अपने से आगे बढ़ करके आपको परिवार के बारे में सोचना होगा। परिवार की कई जिम्मेदारियां आपकी होंगी। 25 से 50 साल तक वे इस दायित्व को निभाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और मैं मानता हूं हमें से सभी लोग गृहस्थाश्रम में यही गतिविधियां करते हैं, अपने परिवार का लालन पोषण, बच्चों की शिक्षा दीक्षा और नई पीढ़ी का निर्माण। इसके बाद आता है वानप्रस्थाश्रम, 50 साल से। अब आपको दायरा और बढ़ाना होगा। दायरा इसलिए बढ़ाना होगा कि अब आपको परिवार की नहीं सोचनी है, अब आपको समाज की सोचनी है। 50 से 75 साल, ये 25 साल आपको इसलिए दिए गए हैं कि आप समाज को उसका दिया हुआ कर्ज लौटा सके। आप स्वयं के लिए नहीं सोचेंगे, आप परिवार के लिए भी नहीं सोचेंगे, शायद आप केवल और केवल समाज के लिए सोचेंगे। और यहां पर आता है निस्वार्थ भाव। ऑफ कोर्स चौथी पीढ़ी संन्यासाश्रम, वो तो अनंत में विलीन होने की प्रक्रिया है जिससे सबको गुजरना है। इन 4 आश्रमों की बात तो बड़ी थियोरिटिकल है, लेकिन अगर गौर से देखिए, हम में से कितने आदमी इन स्टेजेस को पूरा पार करते हैं? हम में से कितने आदमी हैं जो आम के पेड़ की पूरे क्रम से गुजरते हैं? शायद अपने लिए सभी करते हैं प्रथम चरण में, परिवार के लिए भी 90% लोग सभी करते हैं, अगला चरण पूरा हो जाता है। लेकिन तीसरे चरण तक आते आते हम शायद अपने दायित्व को भूल जाते हैं। समाज और प्रकृति के प्रति जो हमारे दायित्व हैं, उसमें योगदान देने वाले आप चुनेंगे तो शायद आपको 10% लोग नजर आएंगे। लोग अपने को सीमित करके अपने तक और अपने परिवार तक रख लेते हैं। शायद हम प्रकृति के इस क्रम को पूरा फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो यहां आवश्यकता इस बात की है कि हम भी स्वार्थ, अर्ध स्वार्थ और निस्वार्थ इस चक्र को पूरा करें, क्योंकि निस्वार्थ ही अल्टीमेटली हमारा इस जीवन की प्राप्ति का अंतिम उद्देश्य जो है वो निस्वार्थ ही है। आप ये बताइए कि कौन सा वृक्ष अपना फल खुद खाता है? क्या आम ने कभी आम चखे हैं? क्या चीकू ने कभी चीकू खाए हैं? सृष्टि को मैंने जैसा कि कहा कि इस स्वार्थ, अर्ध स्वार्थ और निस्वार्थ श्रृंखला से निकलना ही होता है। और आप भी इस सृष्टि का अंग हैं, तो आपसे भी यही अपेक्षाएं बनी रहेंगी। आशा करता हूं आप भी इन श्रृंखलाओं से पारित होंगे और अपने दायित्व का वहन करेंगे। तीसरी डिजाइन है डिजाइन फॉर सस्टेनेबिलिटी। प्रकृति का एक मूल है जीव से जीव का निर्माण, लाइफ फ्रॉम लाइफ, लाइफ विद इन लाइफ। एक छोटी सी कहानी है, कॉमन है, कि एक गुरुजी ने एक शिष्य को एक सेब फल दिया।
और सेब फल दे करके उसको कहा, बेटा बताओ इसके अंदर कितने बीज। सेब, शिष्य ने सेब को काटा और अंदर से गिन करके बताया, गुरुजी इसमें 6 बीज। गुरुजी ने एक बीज उसके हाथ पर रखा और कहा, अब थोड़ा सा ये बताओ इस बीज के अंदर कितने सेब है ना। विलक्षण रचना। प्रकृति ने अपनी निरंतरता बनाए रखने के लिए एक चक्र पूरा बनाया हुआ है, जिसमें बीज ही बीज का निर्माण करेगा, मनुष्य ही मनुष्य का निर्माण करेगा, सेब ही सेब का निर्माण करेगा, आम ही आम का निर्माण करेगा। और इसमें एक ऐसा बैलेंस, एक ऐसा संतुलन बनाया गया है कि कोई भी एक प्रजाति, कोई भी एक प्राणी कभी भी अनावश्यक रूप से हावी ना हो सके। हर प्राणी की एक आयुष होती है, हर प्राणी का एक जीवन काल होता है। तो उस प्राणी की आयु और उसकी प्रजनन क्षमता में तालमेल बिठाया गया है। जिन प्राणियों की आयु बहुत कम होती है उनकी प्रजनन क्षमता बहुत ज्यादा हो, और जिन प्राणियों की आयु बहुत ज्यादा है उनकी प्रजनन क्षमता कम होगी, ताकि कोई भी संख्या में एक दूसरे के ऊपर हावी ना हो सके। कुछ उदाहरण दे सकता हूं। एक ब्लूफिन ट्यूना फिश होती है, वो एक साल में 3 करोड़ अंडे देती है। अफ्रीकन एंट्स होती हैं, वो एक महीने में करीब 30 लाख अंडे देती हैं। अगर ये ऐसे ही चलता रहे तो इस ग्रह पर केवल ट्यूना फिश और चींटियां ही बचेंगी। लेकिन प्रकृति ने उसमें संतुलन बनाया, उनका जीवन काल इतना अल्प बनाया कि बस कंटिन्यूटी बनी रहे, सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। ना केवल उन्होंने संख्या में संतुलन बनाया प्रकृति ने, बल्कि क्षमताओं में भी संतुलन बनाया। किसी एक को सारे गुण नहीं दिए। किसी प्राणी को उसने शक्ति दी, किसी प्राणी को उसने आकार दिया, बड़ा आकार दिया, किसी प्राणी को उसने गति दी, और किसी प्राणी को उसने बुद्धि दी, ताकि आप ये ना कह सकें कि ये प्राणी इस ग्रह का सर्वश्रेष्ठ प्राणी। शेर, हाथी, मनुष्य, चींटी, सबके अपने अपने दायरे, सबके अपने अपनी भूमिकाएं इस प्रकृति में। लेकिन देयर इज वन फीचर विच इज थ्रेटनिंग दिस बैलेंस। एक प्राणी है जो इस संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, और आप अच्छी तरह समझ सकते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। मनुष्य ने प्रकृति को चुनौती दी है। पूरा ग्रह मेरा है, पूरी भूमि मेरी, पूरा जल मेरा, इस भावना के साथ हम सारे संसाधनों पर कब्जा किए जा रहे हैं। अगर किसी जानवर को रहना भी होगा तो हमारे अधीन रहना होगा। कुल मिलाकर के ये जो मानवीय दृष्टि है, ये प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने वाली कतई नहीं है। और प्रकृति के पास अपने रास्ते हैं। जैसे मैंने कहा था, प्रकृति निरंतर बनाए रखती है और उसको बनाए रखने की ताकत भी रखती है। कभी भी वो अपना रौद्र रूप दिखा सकती है, और जो कुछ हम आज देख रहे हैं कि मनुष्य इतना प्रभावशाली बन चुका है, उसको मिट्टी में भी मिला सकती है। न जाने कितनी सभ्यताएं बनी हुई, न जाने कितनी मिट्टी हुई। एक छोटा सा कोरोना वायरस आया, मनुष्य घरों में सिमट गया। कहाँ है सड़कों पर लोग, कहाँ है रेस्टोरेंट्स में लोग, कहाँ गया भरता मानव। तो प्रकृति का अपना संतुलन होता है, उसको चैलेंज ना करें, उसके साथ रहना सीखें। और जिसे हम कहते हैं ग्रीन वर्ल्ड, लेट अस क्रिएट अ ग्रीन वर्ल्ड, जिसमें हम सभी के लिए जगह हो, हम सभी के लिए स्थान हो। चूंकि मैं जानता हूं कि ज्यादातर मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट से बात कर रहा हूं या इंजीनियरिंग फैकल्टी से बात कर रहा हूं, तो थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग डिजाइन्स जो कि नेचर में एम्बेडेड है, उसके बारे में बात कर रहा हूं। जितना ऑब्जर्व करेंगे उतना चमत्कृत होंगे, उतने इंस्पायर होंगे, उतने एस्टॉनिश होंगे। इतनी डिजाइन्स नेचर ने बनाई है, कितनी तरह की शेप्स, कितनी तरह की साइजेस, कितनी तरह के कलर्स। बड़ा ताज्जुब होता है कि वही मिट्टी, वही पानी और वही हवा, एक पेड़ आम पैदा करता है और उसी हवा, पानी, मिट्टी से दूसरा पेड़ नींबू पैदा करता है। ये कैसे हो जाता है? उसकी डिजाइन। नेचर हैज इवॉल्व्ड इन वेरियस फॉर्म्स, इट्स मैनिफेस्टेशंस आर अनबिलीवेबल। जिस तरीके से वो हमको बार बार आकर के बताती है, हम उन चीजों को ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं। आप खुद सोचिए, जैसा कि मैंने कहा, वही पानी, वही हवा, वही मिट्टी मिलकर के 1000 तरह के फलों का निर्माण कर देती है। कहीं कोई अंतर नहीं। कई ऐसे करिश्मे हैं जिनके बारे में एक इंजीनियर को सोचने की जरूरत है।
ये सोचने की जरूरत इसलिए नहीं कि वो नेचर से मुकाबला कर सके, वो इसलिए कि वो नेचर से इंस्पायर होकर के कुछ अचीव कर सके, कुछ और डिजाइन कर सके। अभी कहीं सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा कि अगर 25 मीटर ऊपर कहीं पानी लगाना पहुंचाना है तो रिक्वायर ऑलमोस्ट 1 हॉर्स पावर का एक पंप चाहिए। बड़ा पावरफुल पंप चाहिए जो पानी को इतने प्रेशर से ऊपर तक भेज सके कि वो 25 मीटर ऊपर चढ़ जाए। लेकिन प्रकृति ने तो एक ऐसा पेड़ बनाया, नारियल का पेड़, उस पर एक ऐसा फल बनाया जिसके अंदर पानी भरा रहता है। ये पंपिंग किसने किया ऊपर से नीचे तक? कहां से पानी 25 मीटर वाटर हेड पर ऊपर पहुंच गया, जिसको अगर हम कन्वर्ट करें तो रफली 2.5 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, या 2 बार होता है। ये क्या पानी, ये कोई करिश्मा है? हम करिश्मों में यकीन नहीं करते, लेकिन हाँ, हम प्रकृति में यकीन करते हैं, और उसकी डेफिनेटली कोई ना कोई एक ऐसी डिजाइन है जो हमारी सारी इंजीनियरिंग डिजाइन से कहीं बेहतर है। ऐसा ही एक दृष्टांत और दिया जाता है। आप जिम में जाते हैं, आप दौड़ते हैं, आपको पसीना आता है। ये पानी कहाँ से आता है? कहा गया कि अंदर जो वाटर है बॉडी के अंदर, वो माइक्रोपोर्स हैं, छोटे छोटे छेद हैं, उससे बाहर निकलता है। जब अंदर पानी ज्यादा हो जाएगा तो वाष्प बनेगी, तो बाहर निकलेगा पसीने के रूप में। एग्री, मान लिया। जब हम स्विमिंग पूल में जाते हैं और डुबकी लगाते हैं, पानी बाहर होता है, छेद वहीं होते हैं, क्या वो पानी अंदर जाता है? विलक्षण डिजाइन है। इसको लोग ऑस्मोसिस से एक्सप्लेन करेंगे, मैं जानता हूं इसके वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशंस हैं, लेकिन आप सोचिए कि प्रकृति ने, जिसका कोई हमें और छोर नजर नहीं आता, जिसका कोई रेगुलेटर नजर नहीं आता, जिसका कोई रूल बुक नजर नहीं आता, उसने कैसे ये विलक्षण चीजों का निर्माण कर दिया। एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिजिक्स पढ़ने वालों के लिए एक एग्जाम्पल मैं अक्सर देता हूं, वो केवल इसलिए देता हूं कि हमारा पर्सपेक्टिव बदल सके। मैं ये बताने के लिए कि हम जो सोचते हैं वो बहुत सीमित दृष्टिकोण है, जो हम जानते हैं वो बहुत अल्प है, बहुत ही छोटा हिस्सा इंजीनियरिंग का या विज्ञान का हम जानते हैं। नेचर को समझने में हमको कब तक समझ पाएंगे, या समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। ये फिजिक्स से रिलेटेड एग्जाम्पल है, अगर कुछ लोग नहीं समझ पाए तो प्लीज बेयर विद मी। हमें 3 तरह के फोर्सेस पढ़ाए जाते हैं। एक होता है मास फोर्स, जैसे कि ग्रेविटी, जो कि मास पे डिपेंड करता है या आयतन पे डिपेंड करता है। दूसरा फोर्स होता है सरफेस फोर्स, जो एरिया पे डिपेंड करता है, जैसे कि प्रेशर, तो फोर्स निकालना हो तो प्रेशर इंटू एरिया करते हैं। तीसरा फोर्स होता है सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव, जो कि लंबाई पे डिपेंड करता है, लेंथ पर केवल, है ना, और उसको अगर फोर्स निकालना हो तो सिग्मा इंटू एल करते हैं। तीनों बल हैं। और जब भी हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं या फिजिक्स पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आयतन फोर्सेस को या वॉल्यूम फोर्सेस को, या जिसमें ग्रेविटेशन कहूं, उसको दी जाती है। सरफेस टेंशन को हम केवल इग्नोर करके चलते हैं, ये तो बहुत सूक्ष्म फोर्स होता है और इसका कोई इंजीनियरिंग यूज प्रैक्टिकली नहीं है, ना के बराबर है, थोड़ा बहुत नहीं है। लेकिन जरा सोचिए कि एक बॉडी है जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स है बहुत ज्यादा होगा, प्रेशर फोर्स उस पर अगर एयर का मान लें बहुत कम होगा, सरफेस टेंशन तो ना के बराबर होगा। लेकिन अगर मैं इसकी डायमेंशंस को 1/10 कर देता हूं, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को 1/10 कर देता हूं, तो जरा सोचिए आयतन कितना हो जाएगा? 1/1000, एरिया 1/100 और लंबाई 1/10। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बाय 1000 हो जाएगा, प्रेशर फोर्स बाय 100 हो जाएगा, और सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय 10 ही होगा। अगर ये प्रक्रिया मैं और आगे चलाऊं तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत तेजी से नीचे गिरेगा और सरफेस टेंशन फोर्स कहीं ना कहीं एक स्टेज पे जाकर के डोमिनेंट हो जाएगा। इसका मतलब सूक्ष्म जीवों के लिए ग्रेविटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि सरफेस टेंशन है। अगर चीटी ने फिजिक्स की किताब लिखी होती तो उसमें ग्रेविटेशन पे 4 चैप्टर नहीं होते, उसमें सरफेस टेंशन पे 4 चैप्टर होते और ग्रेविटेशन केवल एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया हुआ। ये एक एग्जाम्पल मैंने केवल इसीलिए दिया कि नेचर की इंजीनियरिंग इतनी व्यापक है कि उसके हर एस्पेक्ट को समझना हमारे वश की बात नहीं है। इतना जरूर कर सकते हैं कि नेचर की इंजीनियरिंग को ऑब्जर्व करें और उससे जो जो सीख करके हम हमारे जीवन में लागू कर सके, उसको हम जरूर यूज करने की कोशिश करें। इसको बायोमिमिक्री बोलते हैं। टेक्निकली नेचर की इंजीनियरिंग को सीख करके उसको ह्यूमन एलिमेंट्स पे अप्लाई करना है, दिस इज कॉल्ड बायोमिमिक्री। हम नेचर की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जापान में
शिनकासन करके ट्रेन्स होती हैं, बुलेट ट्रेन्स हैं, शिनकासन नाम है उनका। उनकी स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर के आसपास है। एक प्रॉब्लम ये आती थी कि ट्रेन बहुत स्पीड से जब किसी टनल में एंटर करती थी, किसी सुरंग में जाती थी, तो सोनिक बूम क्रिएट होता था। आप समझ सकते हैं, एक विस्फोट जैसी आवाज क्रिएट होती थी। जैसे ही स्पीड पे गतिमान ट्रेन एक टनल में प्रवेश करती है, एक आवाज का भयंकर विस्फोट होता है जो ऑलमोस्ट असहनीय होता है। तो यहां पर यह डिजाइन फेल हो जाती है। पर इसके बारे में नेचर से सॉल्यूशन लिया गया। किंगफिशर नाम का एक पक्षी आप जानते होंगे। किंगफिशर पक्षी को जब ऑब्जर्व किया गया तो यह देखा गया कि वो हवा में उड़ता है और वाटर में लैंड करता है, लेकिन जब उसकी चोंच पानी में टकराती है तो नाम भर का पानी उछलता ही नहीं। बावजूद इसके कि पूरा पक्षी उस पानी के अंदर इंपैक्ट कर रहा है, पानी उछल ही नहीं पा। तो ये कैसी शेप है? तो किंगफिशर की बीक की शेप, फिशर की चोंच की शेप को एग्जैक्टली वहां रिप्लिकेट किया गया शिनकासन ट्रेन के सामने, और उसके बाद में ये सोनिक बूम की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सो दिस इज व्हाट माय मैसेज इज, ट्राई एंड लर्न फ्रॉम द नेचर्स इंजीनियरिंग। अगला और आखिरी बिंदु, डिजाइन फॉर जस्टिस। ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी मान सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि हर चीज का एक कारण होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन इज ऑलवेज देयर। इसको हम कहीं ना कहीं अपने कर्मा की फिलॉसफी से जोड़ के देख सकते हैं। किसी धर्म में इसको कर्म फल का सिद्धांत के रूप में व्याख्या की गई है। गीता में भी इसको कर्म के रूप में बताया गया है और कहा गया है आप कर्म की चिंता करें, फल की चिंता ना करें। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें तो अगर मैं धनिया लगाता हूं तो 15 दिन महीने में मुझे धनिया मिल जाता है, धनिया के बीज डालता हूं। अगर मैं गेहूं के बीज डालता हूं तो 2-3-4 महीने में मुझे फसल मिल जाती है। लेकिन मैं आम का पेड़ लगाता हूं तो मुझे 5 साल लगते हैं फल प्राप्त करने में। तो आपके कर्म के परिणाम, आपके कर्म के फल आपको कब मिलेंगे उसका समय भी पूर्व निर्धारित होता है। इट इज नॉट एन इमीडिएट एक्शन एंड रिएक्शन। ऐसा नहीं है, तत्कालिक प्रभाव नहीं होता कर्म का। आप कहें मैं तो बहुत अच्छे काम कर रहा हूं लेकिन मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, ऐसा नहीं होगा। आपको आपके कर्म का फल मिलेगा, लेकिन नियत समय पर मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। और यह भी तय बात है कि आपको जो मिलेगा वो कर्म के अनुसार ही मिलेगा, ना तो उससे 1% ज्यादा, ना उससे 1% कम। हम इस सत्ता को, हम इस भगवान को, हम इस प्रकृति को कैसा चाहते हैं? क्या मेरा भगवान अन्यायपूर्ण हो? क्या मेरा भगवान अविवेकी हो? क्या मेरा भगवान चापलूसी पसंद हो कि मैं उसके सामने दीपक लगाऊं, कि मैं उसको प्रसाद चढ़ाऊं और कहूं कि मेरे नंबर ज्यादा आ जाएं, मेहनत उसने ज्यादा की लेकिन नंबर मेरे ज्यादा आ जाएं? ऐसा तो नहीं होगा। आपको अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। लोग कर्म के साथ भाग्य को जोड़ते हैं, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा कईयों का मानना है कि भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती। भाग्य जो होता है इनफैक्ट आपके पूर्व कर्मों का ही संचय है, जो आपको बाद में मिल रहा है। जैसा मैंने कहा, आम का पेड़ 5 साल बाद आपको फल देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो भाग्य जो है वो किसी पूर्व में किए गए कर्म का ही फल आपको मिलता है। मैं केवल ये कहकर के प्रेरित करना चाह रहा हूं कि एक्शंस, कर्म प्रधान जीवन होना चाहिए। आप काम करें, उसके अकाउंट मेंटेन करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उससे बड़ा अकाउंटेंट कोई है नहीं, उससे बड़ा लेखाधारी कोई है नहीं। वो सारे लेखे जोखे लेकर के बैठा है, वो अपने समय आने पर सारे फल आपको पूरी तरीके से देगा, लेकिन उससे एक फल ज्यादा नहीं और उससे एक फल कम नहीं देगा। यहां पे एक कदम और आगे जा सकते हैं। अगर हम प्रकृति की बात करें और प्रकृति की रचनाओं की बात करें तो केवल कर्म, ओनली एक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट। कर्म के साथ भावना भी जुड़ी हुई है, द इंटेंशंस, द फीलिंग्स, द इमोशंस। केवल एक्ट काफी नहीं है। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। एक सेठ जी थे, उनको ये पता था कि दान करने से पुण्य मिलता है, और उनको ये भी पता था कि मैं दान करूंगा तो मेरा पुण्य का संचय होता रहेगा, इकट्ठे होते रहेंगे। वो रोज 100 लोगों को खाना खिलाते, 100 लोगों को बुलाते, नौकर चाकर उनको बिठाते, सेठ जी 2 मिनट के लिए आते, उनको उनमें थाली में जो जो फेंकना है डालना है डाला, कोई आगे पीछे तो उसको झिड़का डांटा,
सीधे बैठो, ये बैठो, ज्यादा खा लिया, कम खा लिया, ऐसे करके झिड़क के चले गए। कर्म तो वो कर रहे थे, लेकिन शायद भावना उसमें नहीं थी। उन्हीं सेठ जी की एक पुत्र वधू थी जिसके वश में कुछ भी नहीं था, पर उसके भी उनमें पुण्य करने की भावना थी, तो वो भी अपने खाने में से ही बचा करके थोड़ा सा खाना किसी एक भूखे को खिलाती थी, अलग ले जा करके। लेकिन उसके खिलाने में भावना अलग होती थी। खाना तो कम खिलाती थी, लेकिन भावना अलग होती थी उसमें। वो उसको बिठाती, आसन देती, खाना रखती, पंखा झलती, प्रभु आप आराम से खाइए, कोई तकलीफ तो नहीं, इस भावना के साथ उसको खिलाती। जैसा कि समय था, दोनों की मृत्यु हुई और दोनों का पुनर्जन्म हुआ। सेठ जी एक राजा के यहां हाथी के रूप में जन्म लिया उन्होंने। सेठ जी ने एक राजा के उसमें हाथी सेना में हाथी के रूप में जन्म लिया। और जो उसकी पुत्रवधू थी, उसने उसी राजा के यहाँ राजकुमारी के रूप में जन्म लिया। एक दिन राजकुमारी को विचार आया कि बाहर घूम के आया जाए, हाथी मंगाया जाए। हाथी मंगाया गया और वही हाथी पूर्व जन्म में जो उसके ससुर जी थे वो सामने आए। जैसे ही राजकुमारी ने उसके ऊपर पैर रखा, हाथी को अपने पूर्व जन्म याद आ गया। याद आ गया तो उन्होंने भगवान से शिकायत की कि प्रभु ये कैसा न्याय है, ये कैसी प्रक्रिया है कि मैंने इतनों को खिलाया और मैं हाथी बना, और इसने एक को खिलाया और इसको राजकुमारी बना दिया। प्रभु ने कहते हैं ऐसा उत्तर दिया कि तुमने जितनों को खिलाया, तुमने जितनी मात्रा में खिलाया, तुमको उतना ही खाने को मिल रहा है, और तुमने जिस भावना से खिलाया, तुमको उसी भावना से खाने को मिल रहा है। राजकुमारी ने जितना खिलाया उसको उतना ही खाने को मिल रहा है, और उसने जिस भावना से खिलाया उसको उसी भावना से खाने को मिल रहा है। तो जब कभी भी हम कर्म करें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, नेचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो कर्म अकेला काफी नहीं रहता। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स एंड इमोशंस आर पैरामाउंट। तो भावना जो है वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि कर्म का एक अंग ही है, और भावना जब तक शुद्ध नहीं होगी, कर्म का फल आपको नहीं मिलेगा। मैं स्टूडेंट से जब ऐसी बात करता हूं तो मैं अक्सर उनसे एक अपेक्षा रखता हूं और उनसे कहता हूं कि ऊपर वाला तो हिसाब किताब रख रहा है, आप भी एक छोटी सी डायरी मेंटेन करके चलें। उसका नाम रखें नेकी की डायरी। जब भी निस्वार्थ किसी के बारे में कुछ अच्छा काम करें, उसके अंदर दर्ज करें। मैं फिर रिपीट करूंगा, एक नेकी की डायरी बनाएं, और जब भी आप निस्वार्थ, ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए की गई सेवा सेवा नहीं, जब भी आप कोई निस्वार्थ सेवा करें तो उस डायरी में जरूर दर्ज कर दें। आपको जान के ताज्जुब होगा, शायद आप लोग अभी सोच भी रहे होंगे, पिछले 1 महीने से उस डायरी में लिखने के लिए एक लाइन भी नहीं। जो कुछ अभी तक बात हुई है, वृक्षों का उदाहरण आया है, पक्षियों का उदाहरण आया है, तो मनुष्य उनसे भिन्न कैसे हो सकते हैं। हमारी डायरी का भी हर पन्ना रंगा हुआ होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए। लेकिन हमारी प्रवृत्ति कुछ अलग होती है। जब भी हम सफलता प्राप्त करते हैं तो सफलता का श्रेय हमेशा लेने की कोशिश करते हैं। उस वक्त हम कर्म भूल जाते हैं, उस वक्त हम फल भूल जाते हैं, उस वक्त हम भगवान को भूल जाते हैं। कामयाबी हमारी होती है और विफलताएं हम किसी और पर मरने का कोशिश करते हैं। नाकामयाब हुए उसके लिए सैकड़ों रीजन दूसरे, आप नहीं। मैं आरटीयू में कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन रहा कुछ वक्त, और काफी बच्चे मिलने आते थे। तो मुझे अभी भी याद है कि कोई भी बच्चा अगर टॉपर है, फर्स्ट रैंक है, गोल्ड मेडलिस्ट है, तो आकर के मेरे सामने बड़े गर्व से खड़ा होता था और कहता था मैं फर्स्ट आया हूं सर, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं सर, मैं आया हूं, मेरे ऑनर्स आई है सर। और कोई भी बच्चा जो फेल हो जाता था, वो आके ये नहीं कहता था मैं फेल हो गया, वो कहता था सर यूनिवर्सिटी ने बैग दे दी, सर यूनिवर्सिटी ने बैग दे दी। हम कब तक ये करते रहेंगे? अच्छे का श्रेय और बुरे को दूसरे पे डालना। या तो आप दोनों खुद पर लें या दोनों ऊपर वाले पे छोड़ें। अच्छा भी उसका तो बुरा भी उसका, या फिर अच्छा भी आपका और बुरा भी आपका। ये दो तरीके का कार्यक्रम तो नहीं चल सकता। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी है, प्रचलित है, पर मुझे बहुत पसंद है और मेरी लगभग हर उद्बोधन में उसको शामिल करता हूं, यहां भी करता हूं। इट्स कॉल्ड आर्थर एश स्टोरी। आर्थर एश एक ब्लैक अमेरिकन विंबलडन प्लेयर, चैंपियन। मैं रिपीट करता हूं, आर्थर एश बहुत पुराने, मेरे बचपन के जमाने से भी पहले, एक
ब्लैक विंबलडन टेनिस चैंपियन। आप सोचिए विंबलडन टेनिस चैंपियन होना कितनी बड़ी बात है। फिर ब्लैक, उसकी इतनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी। ही वॉज अ वेरी नाइस मैन ऑल्सो। तो उसकी फैन फॉलोइंग अकूत, आप जैसे हम तेंदुलकर या कोहली को देखते हैं उससे कहीं बहुत ज्यादा। एवरीवेयर आर्थर एश, आर्थर एश। आर्थर एश को का खेल कैरियर तो खत्म हो गया था, लेकिन उसके तुरंत बाद उसको एक इंजेक्शन लगाते वक्त में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के कारण, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के कारण उसको कोई जानलेवा बीमारी हो, ऐसी बीमारी जो लाइलाज थी, आप जानते हैं। तो इतनी फैन फॉलोइंग, लोगों ने बार बार मैसेजेस भेजने शुरू किए, आर्थर तुमको कैसे हो गया, यू आर सच ए नोबल पर्सन, आप इतने बड़े आदमी हो, इतने अच्छे आदमी हो, वगैरह वगैरह। उसके एक फैन ने भगवान को गाली देते हुए एक चिट्ठी लिखी उसको, जिसमें जम करके भगवान को कोसा गया कि आर्थर, उसने तुमको ही क्यों चुना। दिस लेटर इज टाइटल्ड एज वाई यू। आर्थर, तुमको इसके लिए क्यों चुना गया, सदा के लिए? क्या दुनिया में तुमसे बुरे करोड़ों अरबों लोग नहीं हैं? आर्थर ने उस चिट्ठी को पढ़ा और आर्थर ने उसका जवाब दिया। वो जवाब बहुत फेमस है, एंड इट इज कॉल्ड वाई मी, मैं ही क्यों। आर्थर ने उस चिट्ठी में लिखा कि लुक फ्रेंड, एवरी ईयर, हर साल करोड़ों बच्चे टेनिस खेलने की कोशिश करते हैं। हर साल करोड़ों बच्चे टेनिस खेलने की कोशिश करते हैं, और उसमें से कुल मिलाकर के कुछ लाख बच्चे लगातार टेनिस खेल पाते हैं। उनमें से कुछ एक हजार होते हैं जो कि टूर्नामेंट लेवल पर पहुंच पाते हैं या नेशनल लेवल पे पहुंच पाते हैं। उनमें से कुछ 100 ही होते हैं जो इंटरनेशनल सर्किट में खेल पाते हैं और ऊंचे लेवल तक जा पाते हैं। उनमें से केवल 64 लोग ऐसे होते हैं जो विंबलडन में खेल पाते हैं। उनमें से केवल 8 लोग ऐसे होते हैं, 8 प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो क्वार्टर फाइनल में खेल पाते हैं। उसमें से केवल 4 लोग होते हैं जो सेमीफाइनल में खेल पाते हैं, और उसमें से केवल 2 लोग होते हैं जो फाइनल में खेल पाते हैं। और इस प्लेनेट पर, इस दुनिया में केवल एक आदमी ऐसा होता है जो उस विंबलडन की ट्रॉफी को ऐसे ऊपर उठाता है। इस दुनिया में केवल एक आदमी ऐसा नसीब वाला होता है जो विंबलडन की ट्रॉफी को ऐसे ऊपर उठाता है। जब उस ट्रॉफी को मैंने ऐसे ऊपर उठाया था, तब मैंने भगवान से नहीं पूछा वाई मी, मैं ही क्यों। तो क्या अब मैं भगवान से पूछ सकता हूं वाई मी, मैं ही क्यों? कितना अद्भुत, बहुत सारी सीख इसमें। और मैं यही चाहूंगा कि ये जो कर्मा फिलॉसफी है, इसका आप पालन करें। लाइफ की अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग मुकाम पर आगे बढ़ते जाएं, अपना विकास करें, परिवार का विकास करें, समाज का विकास करें, और प्रकृति का विकास करें। एक बात को कंक्लूड करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पर इसमें काफी होंगे, तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा जो कि जीवन शैली के बारे में थोड़ा सा बताता है। दिस इज प्रोबेबली बियॉन्ड दी मेन टॉक, जो अभी बात चल रही है हमारे, उससे इतर है ये कहीं। लाइफ को कैसे किया जाए, एक युवा के मन में ये अक्सर ये प्रश्न उठता है कि मैं लाइफ को कैसे जीऊं। तमाम अपेक्षाएं हैं, मुझे पढ़ाई करनी है, आगे भी बढ़ना है, करियर में भी ध्यान देना है, परिवार पे भी ध्यान देना है, समाज के लिए कुछ करना है, और मेरे को खुद को भी तो आनंद चाहिए। मैं भी तो कभी मौज मस्ती करूंगा, मूवी देखने जाऊंगा, क्रिकेट खेलूंगा, फुटबॉल खेलूंगा। तो ये सब में कैसे संतुलन बिठा के रखूंगा, मैं कैसे, जीवन मेरा एक खेल है, तो इस खेल को मैं कैसे खेलूं। तो इसके लिए जो उदाहरण दिया जाता है अक्सर वो ये है कि आप जीवन को एक खेल की तरह ही मान लो। वनडे क्रिकेट मैच, एक दिवसीय क्रिकेट मैच। आपने सभी ने क्रिकेट को फॉलो किया होगा, वनडे क्रिकेट जरूर देखा होगा। वनडे क्रिकेट से ही हम ये एनालॉजी डिराइव करते हैं। आप ये मान लीजिए कि आपका जीवन एक वनडे क्रिकेट मैच है। सब कुछ तय है, आपके पास में सीमित ओवर हैं जिसके अंदर आपको खेलना है, आप लगातार नहीं खेल सकते, आपके साथ कुछ ही ओवर हैं जिसमें आपको खेलना है। अंपायर सामने खड़ा है, ऊपर वाला, और ये जो विकेट्स हैं आपके, 10 विकेट होते हैं एक टीम के पास में। ये 10 विकेट जो हैं आपके, वो आपका स्वास्थ्य, आपका पैसा, आपके बच्चे,
आपके माता पिता, आपकी पत्नी और आपके संबंधी इत्यादि। ऐसे करके प्रकृति ने आपको 10 विकेट ही दिए और इन 10 विकेट को बचा के चलना, इन 10 विकेट को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। और जब मैच खेलते हैं तो मैच में हम ना केवल इनको डिफेंड करते हैं, ना केवल विकेट बचाते हैं बनाते हैं, बल्कि कुछ रन भी बनाते हैं, चौका लगाते हैं, छक्का लगाते हैं। वो आपके जीवन का आनंद है, वो मौज है, वो मस्ती है जो जीवन का आज जिया आपने, जो जीवन का आनंद उठाया। इनफैक्ट अगर हम आए हैं तो जीवन का आनंद उठाने ही आए हैं, हम केवल विकेट बचाने नहीं आए हैं। तो अब जरा बताइए कि आपके पास में 10 विकेट्स हैं, आपका स्वास्थ्य, आपका पैसा, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपका परिवार वगैरह वगैरह। विरोधी आपके इन विकेट्स को उखाड़ना चाहता है, इनको नुकसान पहुंचाना चाहता है, आपको इनकी रक्षा करनी है, लेकिन साथ ही साथ आपको आनंद उठाना है। तो वनडे मैच कैसे खेलते हैं? अगर मैं वनडे मैच ऐसे खेलने लगूं कि पूरे 50 ओवर तक केवल विकेट ही बचाता रहा, तो क्या ये अच्छा मैच होगा? नहीं, मैंने जीवन का तो आनंद लिया ही नहीं। मुझे विकेट ही नहीं बचाने हैं, मुझे विकेट ही नहीं बचाने हैं, मुझे जीवन का आनंद भी लेना है। चलिए दूसरा छोर देख लेते हैं। अगर मैं ऐसे खेलने लगूं कि मुझे तो बस चौके छक्के ही लगाने और रन ही बनाने, विकेट को भूल जाऊं, तो क्या सही होगा? शायद वो भी सही रणनीति नहीं। हम बहुत जल्दी आउट हो जाएंगे, हमारे सारे जो थ्रेट्स हैं वो सब खत्म हो जाएगी। तो ये भी तरीका सही नहीं है, मौज मस्ती में ही डूबे रहें। तो शायद जरूरत फिर वही है, एक संतुलन की, जो कि हम एक वनडे मैच में बताते हैं। जब परिस्थितियां विपरीत हों तो विकेट को बचाए रखो, जब परिस्थितियां पक्ष में आए, जब लूज बॉल आए उसको हिट करो, जीवन का आनंद उठाओ। तो अपने जीवन को भी आप इसी एक वनडे मैच की तरह प्लान करें, कभी चौके लगाएं, कभी छक्के लगाएं और अभी कभी केवल विकेट बचाएं। इस तरह से अगर आप जीवन यापन करेंगे तो शायद हम जो हमारे लक्ष्य लेकर के आए हैं हम प्राप्त कर पाएंगे। अंतिम संदेश, ये मेरा मैसेज जो था वो केवल इसीलिए था कि ब्रॉडर टर्म्स में हम प्रकृति का एक छोटा सा अंग है, हम प्रकृति से अलग नहीं है, हम प्रकृति से अलग रह भी नहीं सकते। तो हम अपने आप को प्रकृति से जोड़ने की कोशिश करें, समन्वय स्थापित करें और उसी के अनुरूप अपने जीवन को ढालने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।